हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आप देखेंगे कि बीकॉम थर्ड ईयर का सिलेबस क्या क्या है। बीकॉम थर्ड ईयर में टोटल 6 पेपर होते हैं, जिसमें से हमारा कंपलसरी पेपर 4 होते हैं। कंपलसरी पेपर्स में हमारा सबसे पहले प्रैक्टिकल पेपर्स में आते हैं इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स एंड जीएसटी लॉ एंड अकाउंट्स। ये दोनों पेपर हमारे प्रैक्टिकल पेपर में आते हैं। उसके बाद जो हमारा है इंटरनेशनल ट्रेड एंड टैरिफ, ये हमारा थ्योरी पेपर में आता है, और एंटरप्रेन्योरशिप भी हमारा थ्योरी पेपर में आता है। ये जो 4 पेपर होते हैं ये हमारे कंपलसरी पेपर होते हैं। उसके बाद हमको एक ऑप्शनल पेपर होता है जिसको हमको एक चूज करना रहता है ऑप्शनल पेपर में। जैसे इसमें 3 ग्रुप होता है, ग्रुप 1, ग्रुप बी, ग्रुप सी। तो ग्रुप ए में हमारा होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट, ग्रुप बी में हमारा होता है इंश्योरेंस फर्स्ट, इंश्योरेंस सेकंड, और ग्रुप सी में हमारा होता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1945 एंड सिक्योरिटीज मार्केट। तो आज हम सबसे पहले अपना शुरू करेंगे इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स। तो इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स का हम सबसे पहले शुरू करने से पहले जान लेते हैं कि इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स में हमको पढ़ना क्या क्या है। तो इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनकम टैक्स लॉ। इनकम टैक्स लॉ में हमको सबसे पहले पढ़ना क्या है। तो जैसे कि हम जानते हैं इनकम टैक्स कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले हमको उसके कंसेप्ट को पढ़ना पड़ता है। तो इनकम टैक्स लॉ में पढ़ने से पहले उसमें हमारा आता है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। तो हम उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे अपना बेसिक कॉन्सेप्ट्स और इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। उसके बाद हमारा आता है रेसिडेंशियल स्टेटस, किसी टैक्स पे की रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होती है। इसको बाद हम इसको पढ़ेंगे। रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ने के बाद हम फिर पढ़ते हैं एग्जेम्प्टेड इनकम्स। एग्जेम्प्टेड इनकम्स में हमारी ऐसी कौन सी इनकम्स होती हैं जो टैक्स फ्री होती है, जिस पर टैक्स नहीं दिया जाता। तो फिर आते हैं हम इनकम टैक्स अकाउंट्स में। ये तो लॉ की बात हो गई, इतना हमको थ्योरी पोर्शन पढ़ना पड़ेगा इनकम टैक्स लॉ को जानने के लिए, क्योंकि इनकम टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बगैर ला जाने कुछ नहीं पढ़ सकते, इसका अकाउंट्स नहीं बना पाएंगे। तो इनकम टैक्स अकाउंट्स में हमको क्या क्या पढ़ना है। इनकम टैक्स अकाउंट्स में सबसे पहले हमको पढ़ना है इनकम फ्रॉम सैलरी, जो कि हमारा आता है सेक्शन 15 से सेक्शन 17 तक। उसके बाद इनकम फ्रॉम होम प्रॉपर्टी, जो कि हमारा सेक्शन 22 टू 26 आता है। उसके बाद इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, ये हमारा सेक्शन 28 से 44 तक आता है। उसके बाद इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, ये हमारा सेक्शन 45 से 55 तक आता है। उसके बाद फिर हमारा आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो कि सेक्शन 56 टू 59 होता है। फिर उसके बाद आता है टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। उसके बाद फिर हमको रहता है टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आप लोग 11-12 में पढ़े होंगे, जिसके जब हम इसको पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होता क्या। अभी आप एक ओवरव्यू देख लीजिए हमको पढ़ना क्या क्या है इसमें। जब हम पढ़ेंगे तो पूरे डिटेल में उसके फ्यूचर हिस्ट्री सब जानेंगे उसका। उसके बाद फिर हमको एक पढ़ना टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो हम अब सबसे पहले अपना शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट इनकम टैक्स में जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स और इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस बताई गई हैं, हम सबसे पहले उसको डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहले आता है सेक्शन 1। सेक्शन 1 में हमको क्या क्या देखना है। सेक्शन 1 में हमको देखना है इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हमारा इनकम टैक्स एक्ट बना कब था, क्यों बना था, कब से लागू हुआ था, कितने दिन से चल रहा है, और हमारा रिसेंट इनकम टैक्स एक्ट है क्या। हम अपने इनकम टैक्स एक्ट के बारे में जानेंगे। फिर दूसरा हमारा सेक्शन 2 सब सेक्शन 1A है, जिसमें हमारा एग्रीकल्चर इनकम को बताता है जो सेक्शन हमारा। उसके बाद सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 है, जो हमारा एसएससी और टैक्स पे के बारे में बताता है। फिर सेक्शन 2 सब सेक्शन 9, जो कि हमारा असेसमेंट ईयर को बताता है। असेसमेंट ईयर को हम करंट ईयर भी कहते हैं। जैसे करंट ईयर हमारा 2023-24 है, तो इसको हम असेसमेंट ईयर भी कहते हैं। उसके बाद फिर हमारा सेक्शन 3 आता है, जो कि प्रीवियस ईयर को बताता है। और प्रीवियस ईयर में कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, जो कि सेक्शन 172 से 176 में हम डिस्कस करेंगे जब हम इसको पढ़ेंगे। उसके बाद सेक्शन 2 सब सेक्शन 44 हमारा टैक्सेबल इनकम के बारे में बताता है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 टैक्सेबल पर्सन के बारे में बताता है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 45 में हमारा टोटल इनकम्स आती हैं। उसके बाद सेक्शन 80B पार्ट 5, इसमें हमारा ग्रॉस टोटल इनकम आता है। इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, सेक्शन 80B5। उसके बाद हमारा आता है सेक्शन 10 सब सेक्शन 3, जिसमें हमारा कैजुअल इनकम डिस्क्राइब किया गया है। उसके बाद आता है सेक्शन 80C टू 80U, जिसमें हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन बताया गया है। उसके बाद आता है सेक्शन 190 टू 196, जिसमें टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, टीडीएस आप सब लोग सुने होंगे, तो जिसमें हमारा टीडीएस बताया जाता है। फिर सेक्शन 60 टू 65, जिसमें क्लबिंग ऑफ इनकम बताई जाती है। ये सब टर्म्स जो आप देख रहे हैं अभी बहुत कंजेस्टेड लग रहे होंगे, जब हम इसको पढ़ेंगे तो इसको पूरा डिटेल में जानेंगे ये होता क्या क्या है। उसके बाद हमारा आता है सेक्शन 139, जो कि इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न आप सब लोग जानते होंगे, क्योंकि जिसके
फैमिली में कोई गवर्नमेंट जॉब में होगा या कोई बिजनेस होगा तो वो लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते होंगे। तो आप सबको इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में कुछ ना कुछ तो पता ही होगा। तो गाइस, जब हम सबसे पहले शुरू करते हैं अपना सेक्शन 1। सेक्शन 1 हमें क्या बताता है? ये इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स एक्ट 1961 है। अब हम पूरा इनकम टैक्स का इंट्रोडक्शन जानेंगे सेक्शन 1 के अंदर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टैक्स, ये जो वर्ड टैक्स है इसकी मीनिंग क्या होती है। टैक्स क्या होता है? ये कंपलसरी पेमेंट होता है जो कि पब्लिक गवर्नमेंट को पेड करती है। ठीक, इसको हम गवर्नमेंट के लिए एक रेवेन्यू भी होता है। तो जैसे दिया क्या है कि इट इज अ कंपलसरी फी और पेमेंट which is paid by public to government, it means it is government revenue। इसका मतलब ये गवर्नमेंट रेवेन्यू है। ठीक, उसके बाद हमारा आता है टाइप्स ऑफ टैक्स। हम तो टैक्स जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो किसी की पर्सन की इनकम पे लगता है। जैसे कोई आदमी सैलरी पा रहा है तो उसकी सैलरी पे जो टैक्स लगेगा वो डायरेक्ट टैक्स होगा। जैसे the tax which is imposed on income of a person as a direct tax, it is not shifting in nature। मतलब ये शिफ्ट नहीं, ये चेंज नहीं हो सकता, ये शिफ्ट नहीं होता। तो हम जैसे थर्ड ईयर में वाइबा होता है तो वाइबा में पूछ लेते हैं कि 5 इनकम डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल बताइए। तो डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा था इनकम टैक्स, वेल्थ एंड प्रॉपर्टी टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, गिफ्ट टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स। ये सब हमारे डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद हम अपना देखेंगे कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। इनडायरेक्ट टैक्स, द टैक्स विच इज इम्पोज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। इसी को हम जीएसटी भी कहते हैं। जो जीएसटी हमारा वन नेशन वन टैक्स ये इंडिया में आया है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। मतलब वो टैक्स, कौन सा टैक्स? जो गुड्स और सर्विसेज पे लगता है। तुम किसी कहीं गुड्स खरीद रहे हो उस पर जो टैक्स लग रहा है, या कोई सर्विसेज अवेल कर रहे हो उस पर जो टैक्स लगता है, वो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे इंटरटेनमेंट टैक्स, आप मूवी देखने जाते हैं थिएटर में तो उस पर टिकट पे जो टैक्स लगता है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टम एंड एक्साइज ड्यूटी, वैल्यू एडेड टैक्स, लग्जरी टैक्स, एडवर्टीजमेंट टैक्स, रजिस्ट्रेशन एंड स्टैम्प, ट्रांसपोर्टेशन टैक्स, रोड टैक्स। ये सब हमारे कुछ एग्जाम्पल है इनडायरेक्ट टैक्स के। उसके बाद फिर हम आते हैं अपनी ये जो वर्ड टैक्स है इसकी हिस्ट्री जानते हैं कि टैक्स आया कहाँ से। तो टैक्स जैसे हमारा पहले था बिफोर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस, दो तरीके थे। तो बिफोर हम सबसे पहले देखेंगे सबसे पहले टैक्स आया कब। तो सबसे पहले हमारा टैक्स आया था 1860 में। 1860 में सबसे पहली बार इंडिया में टैक्स लागू किया गया था। उसके बाद इसमें पहला अमेंडमेंट हुआ 1886 में, फिर अमेंडमेंट हुआ 1918 में, फिर उसके बाद अमेंडमेंट हुआ 1922 में। उसके बाद फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस कब अमेंडमेंट हुआ? 1959। उसके बाद फिर अगला अमेंडमेंट हुआ 1960, फिर अगला अमेंडमेंट हुआ 1961, फिर अगला अमेंडमेंट हुआ 1962। हम बीकॉम के लिए पढ़ रहे हैं तो इसमें हमको सिर्फ इतना पता रहना चाहिए कि कब कब अमेंडमेंट हुआ। अमेंडमेंट के बारे में जानना हमको बहुत जरूरी नहीं है। उसके बाद फिर आता है क्वेश्चन कि सबसे पहले भारत में टैक्स लगाया किसने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनकम टैक्स वाज रिवाइव्ड बाय सर जेम्स विल्सन इन 1860। जो सर जेम्स विल्सन थे, इन्होंने सबसे पहले इंडिया में इनकम टैक्स लगाया था। द न्यू इनकम टैक्स एक्ट वॉज मेड इन 1961 बट अप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 1962। जो नया इनकम टैक्स एक्ट था वो 1961 में बना था पर अप्लीकेबल 1962 से हुआ था। क्योंकि कोई भी एक्ट होता है वो जब बनता है तो बनने के 1 साल के बाद वो अप्लीकेबल होता है, बनते ही तुरंत अप्लीकेबल नहीं होता। उसको बनाने के बाद पहले उसकी टेस्टिंग होती है, वो अप्लीकेबल होने के बाद प्रॉपरली वर्क करेगा कि नहीं करेगा। उसके बाद फिर हमारा आता है न्यू इनकम टैक्स एक्ट इज एप्लीकेबल इन ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, JNK। जो हमारा न्यू इनकम टैक्स एक्ट था ये ऑल ओवर द वर्ल्ड एप्लीकेबल था, जम्मू एंड कश्मीर को लेके। बट इट वॉज यूज्ड बाय सिक्किम फ्रॉम 1990। पर जो सिक्किम है, सिक्किम इसको 1990 से यूज कर रहा है क्योंकि उसके पहले सिक्किम का कुछ इलाका चीन में था। तो सिक्किम ये इनकम टैक्स एक्ट नहीं अडॉप्ट करता था। तो 1990s के बाद सिक्किम में भी यूज होने लगा। उसके बाद न्यू इनकम टैक्स एक्ट 1961, देयर आर 14 शेड्यूल एंड 298 सेक्शन। ये जो नया इनकम टैक्स है इसमें 14 शेड्यूल हैं और 298 सेक्शन हैं। उसके बाद इनकम टैक्स रेट आर डिटरमाइंड बाय द फाइनेंस एक्ट 1962। जो इनकम टैक्स रेट होता है कि कहाँ पे कितना % इनकम टैक्स लगेगा, वो फाइनेंस एक्ट 1962 से डिटरमाइन किया जाता है। अब इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे अपना न्यू इनकम टैक्स स्लैब। तो न्यू इनकम टैक्स स्लैब में हमारा बताया जाता है कि कहाँ पे कितना % टैक्स लगेगा। तो
इसको हम फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किए हैं कि वन सेक्शन 115 BAC इज एप्लीकेबल। जब सेक्शन 115 BAC एप्लीकेबल होगा तब वहां पे न्यू इनकम रेट्स, जो नया इनकम टैक्स का रेट आया है वो लगेगा। और वन सेक्शन 115 BAC इज नॉट एप्लीकेबल, जब सेक्शन 115 BAC नहीं एप्लीकेबल होगा तब वहां पे ओल्ड रेट्स लगेगा। अगर जैसे क्वेश्चन में दिया गया है कि तुमको इनकम टैक्स चार्ज करना है और ये नहीं मेंशन किया गया है कि कौन से चार्ज करना है, जब 115 BAC एप्लीकेबल हो, नए रेट से चार्ज करना है या ओल्ड रेट से, तो अगर कुछ ना कहा जाए तो हमेशा ओल्ड रेट से इनकम टैक्स चार्ज होता है। उसके बाद व्हेन सेक्शन 115 BAC इज एप्लीकेबल 2023-24, ये 2023-24 का रेट है। अगर सेक्शन 115 BAC एप्लीकेबल होता है तो तब जो रेट लगेगा वो हम जानेंगे। इसी को हम अल्टरनेट मिनिमम टैक्स भी कह सकते हैं या न्यू इनकम टैक्स रेट भी कह सकते हैं। तो अगर किसी पर्सन की इनकम अप टू 2.5 लाख, 2.5 लाख तक की इनकम है तो उसको कोई टैक्स नहीं लगेगा, ये न्यू इनकम टैक्स का रेट है। और 2.5 लाख से 5 लाख तक की इनकम है तो 5% का टैक्स लगेगा। 5 लाख से 7.5 लाख तक की इनकम है तो 10% टैक्स लगेगा। 7.5 लाख से 10 लाख तक की इनकम है तो 15% टैक्स लगेगा। और 10 लाख से 12.5 लाख तक की इनकम है तो 20% टैक्स लगेगा। 12.5 लाख से 15 लाख तक की इनकम है तो 25% टैक्स लगेगा। 15 लाख से ज्यादा की इनकम है तो फिर 30% टैक्स लगेगा। यहाँ पे आप एक चीज देख रहे होंगे कि जो इनकम है ये 2.5 लाख से बढ़ रही है सब केसेस में, ये कांस्टेंट है, 2.5 लाख कांस्टेंट है। यहाँ जो टैक्स रेट में आप चेंज देख रहे हैं ये भी 5% का चेंज है, मतलब टैक्स रेट में 2.5 लाख की इनकम चेंज होने से 5% का टैक्स रेट चेंज हो रहा है। अब उसके बाद फिर हम देखेंगे कि जब वन सेक्शन 115 BAC इज नॉट एप्लीकेबल तब ओल्ड रेट्स क्या क्या थे। ओल्ड रेट्स हमारा जो टैक्स लायबिलिटी होता है वो दो तरीके से लगता है, एक स्पेसिफिक रेट्स होते हैं, एक नॉर्मल रेट्स होते हैं या जनरल रेट्स कह सकते हैं। तो जो हमारा स्पेसिफिक रेट होता है इसमें कोई इनकम लिमिट नहीं होती, नो इनकम लिमिट होती है। इसमें जैसे हमारा होता है 3 फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड है, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, एक कैजुअल इनकम से। तो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है इसमें 15% का टैक्स लगता है, ये अंडर सेक्शन 111 बताया गया है। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो उसमें दो सेक्शन है, एक सेक्शन 112, एक सेक्शन 112 है। सेक्शन 112 जो है उसमें 20% का टैक्स लगता है, सेक्शन 112A जो है उसमें 10% का टैक्स लगता है। और जो हमारी कैजुअल इनकम है उसमें अंडर सेक्शन 10 सेक्शन 3 बताया गया है कि सीधे 30% का टैक्स लगेगा उसमें, और कोई कैजुअल इनकम पे सीधे 30 लगेगा और कोई उसमें रेट नहीं है। और ये जो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, अगर ये नहीं बताया गया है कि टैक्स हमको किस रेट से लगाना, मतलब किस सेक्शन के हिसाब से लगाना है, 112 या 112A, तो हमेशा सेक्शन 112 के हिसाब से टैक्स लगेगा कि 20% का टैक्स रेट लगेगा। फिर इसके बाद हमारा आता है, हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर राम इन स्पेसिफिक रेट फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24। असेसमेंट ईयर मतलब हमारा करंट ईयर। जैसे अभी हमारा असेसमेंट ईयर 2023-24 कब से होगा, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक, ये हमारा असेसमेंट ईयर हो जाएगा। तो इनकी कैजुअल इनकम है 30,000 की, मिस्टर राम की कैजुअल इनकम है 30,000 की। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111, यहाँ पे सेक्शन 111 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का मेंशन कर दिया कि ये 50,000 रुपए है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का 1 लाख है। अब यहाँ पे ये नहीं कहा है कि हमको यहाँ पे रेट किस अंडर सेक्शन के अंडर लगाना है, तो यहाँ पे हमेशा सेक्शन 112 लगेगा 20% वाला। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर राम फॉर असेसमेंट ईयर 2023-24 स्पेसिफिक रेट्स हैं। तो जो उनकी कैजुअल इनकम 30,000 है, कैजुअल इनकम पे 30% का टैक्स लगता है, 9,000 हो गया। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111 कहा गया है तो इसमें 15% का टैक्स लगता है, 50,000 का 15% 7,500 रुपए हो गया। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का अंडर सेक्शन 112, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं कहा गया किस सेक्शन के हिसाब से लगाएंगे, तो अगर जब ये न मेंशन किया जाए कि टैक्स किस सेक्शन के हिसाब से लग रहा है तो हमेशा सेक्शन 112 के हिसाब से लगता है। तो 1 लाख का 20% हमारा 20,000 होगा। टैक्स लायबिलिटी टोटल मिस्टर राम की कितनी हो जाएगी, 36,500 उनकी टैक्स लायबिलिटीज हो जाएंगी। अब इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जनरल रेट्स क्या क्या है। तो जनरल रेट्स में हमारा सबसे पहले जनरल रेट्स फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, एक एज में और एक इनकम लिमिट में। एज ऑफ टैक्स पेई, अब ये डिटरमाइन करता है कि कितने एज तक के बंदे कितना टैक्स देंगे। तो अगर बिलो 60 ईयर्स हैं, तो अगर कोई पर्सन है जो बिलो 60 ईयर है तो वो नॉर्मल सिटीजन में आएगा। और कोई पर्सन जिसकी एज 60 ईयर टू 80 ईयर है वो सीनियर सिटीजन में आएगा। और ऐसा कोई आदमी है जिसकी ईयर
जिसकी एज 80 ईयर्स एंड अबव है तो वो सुपर सीनियर सिटीजन में आएगा। अगर जैसे कभी कभी क्वेश्चन में ये नहीं देता है कि यहाँ पे मिस्टर राम है, इनकी ये लाइबिलिटी, इनका टैक्स लगाइए, अगर ये ना मेंशन किया जाए कि वो किस एज कैटेगरी में है तो उनको हमेशा, अगर ये ना मेंशन किया जाए कि वो किस एज कैटेगरी के होंगे तो वो हमेशा नॉर्मल सिटीजन होते हैं, तब वो बिलो 60 ईयर हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे इनकम लिमिट के बारे में कि अगर जो नॉर्मल टैक्स पे हैं अगर उनकी 2.5 लाख तक की इनकम है तो वो टैक्स फ्री रहेंगे। सीनियर सिटीजन की अगर इनकम 3 लाख तक की है तो वो टैक्स फ्री रहेंगे, और सुपर सीनियर सिटीजन की इनकम अगर 5 लाख तक है तो वो टैक्स फ्री रहेंगे। तो बिलो 60 ईयर हम देख लेते हैं नॉर्मल सिटीजन की, अगर टोटल इनकम 2.5 लाख है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 लाख से 5 लाख है तो 5% का टैक्स लगेगा, 5 लाख से 10 लाख है तो 20% का टैक्स लगेगा, और अगर 10 लाख से ज़्यादा है तो 30% का टैक्स लगेगा। एज ग्रुप अगर हमारी 60 to 80 हो जाती है तो अगर 3 लाख तक की इनकम है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, 3 लाख से 5 लाख तक की इनकम है तो 5% टैक्स लगेगा, 5 लाख से 10 लाख तक की इनकम है तो 20% टैक्स लगेगा, अगर 10 लाख के ऊपर की इनकम है तो 30% टैक्स लगेगा। और हमारा फिर एज ग्रुप अगर 80 और उससे ज़्यादा का आ जाता है तो इसमें अगर 5 लाख तक की इनकम है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, 5 लाख से 10 लाख तक की इनकम है तो 20% का टैक्स लगेगा, और अगर 10 लाख से ज़्यादा की इनकम है तो 30% का टैक्स लगेगा। इनमें सीधे 20% का लगेगा, अगर 5 लाख तक की इनकम है तो कोई टैक्स नहीं, 5 से 10 लाख तक की इनकम है तो 20% का टैक्स, और फिर अगर 10 लाख के ऊपर की है तो 30% का टैक्स। अब उसके बाद फिर हम देखते हैं हमारा आ जाता है कि हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस क्या होता है? इट इज इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया। ये जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस होता है ये गवर्नमेंट लगाती है कि एजुकेशन और हेल्थ पॉलिसी को अच्छा बनाने के लिए इंडिया में। इट इज लिवाइड ऑन द नॉर्मल टैक्स लाइबिलिटी ऑफ अ पर्सन। ये जो किसी पर्सन की एक नॉर्मल टैक्स लाइबिलिटी होती है उसके ऊपर चार्ज होता है। जैसे कि अगर कोई पर्सन पर एनम 2.5 लाख से ज्यादा कमा रहा है, उस नॉर्मल पर्सन है, तो उसके 5% को जो टैक्स लगेगा उसके ऊपर 4% ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है। इन असेसमेंट ईयर 2023-24 द रेट ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इज 4%। 2023-24 मौजूदा समय में जो इसका रेट है वो 4% है। अब फिर उसके बाद जैसे इसका हम हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का एक क्वेश्चन अगर देख लें तो इफ नॉर्मल टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर रामी 50,000 इन असेसमेंट ईयर 2023-24 देन कैलकुलेट हिज ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी इंक्लूडिंग सेस। तो ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी उनकी 50,000 है, उसमें 4% सेस लग जाएगा, 50,000 की 50,000 का 4% 2,000, तो उनकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी 52,000 की हो जाएंगी। उसके बाद फिर हमारा आता है CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इट इज एपेक्स बॉडी ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एक एपेक्स बॉडी है। द मेन फंक्शन ऑफ CBDT इज टू डिटरमाइन द राइट्स, ड्यूटीज, सैलरी, ट्रेनिंग, प्रमोशन, डिमोशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ इनकम टैक्स ऑफिसर। जो CBDT की मेन ड्यूटी होती है वो मतलब CBDT का काम होता है वो डिटरमाइन करना कि राइट्स क्या क्या है, ड्यूटीज, सैलरी किसको कितनी देनी, ट्रेनिंग, प्रमोशन, डिमोशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ इनकम टैक्स ऑफिसर। इनकम टैक्स ऑफिसर का सारा ये देख रेख करना CBDT का काम होता है। जो ये इनकम टैक्स ऑफिसर होते हैं ये अंडर सेक्शन 116 अपॉइंट किए जाते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ इनकम टैक्स ऑफिसर इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 131 to 136 इन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये जो राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ इनकम टैक्स ऑफिसर है ये सेक्शन 131 to 136 डिटरमाइन की गई है। इनकम टैक्स एंड पेनाल्टीज। अब इसके बाद हमारा आता है इनकम टैक्स एंड पेनाल्टीज। तो इनकम टैक्स पेनाल्टीज में जो इनकम टैक्स नोटिस आती है, ये जो इनकम टैक्स नोटिस आती है ये अगर कोई इनकम टैक्स से नोटिस है तो उसको 7 दिन से 20 दिन के अंदर हमको उसका रिप्लाई देना पड़ता है। और द नोटिस इश्यूड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एज पर सेक्शन 143। सेक्शन 143 के तहत ही ये नोटिस इशू की जाती है। और जो पेनाल्टीज चार्ज होती हैं इनकम टैक्स न पे करने पे इट इज इम्पोज बाय गवर्नमेंट एज पर सेक्शन 270 to 276। जो पेनाल्टी जो चार्ज करती है गवर्नमेंट वो एज पर सेक्शन 270 to 276 बताया गया है। इसी के साथ हमारा पहला सेक्शन जो था इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स एक्ट 1961 ये हमारा इसी के साथ समाप्त होता है। अब हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 SSC और टैक्स भी। तब तक लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।